बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टैलेंट हंट पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन बशीर शेख। नाजरीन, आज के मेरे मेहमान जो हैं वो नहायत ही टैलेंटेड हैं अपनी फील्ड में, बल्कि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत सारी एंडेवर्स की हैं जो कि उनको दूसरों से बहुत मुनफरिद करती है। उनकी पढ़ाई लिखाई के अलावा जो उन्होंने आज तक मार्केट में काम किया है वो भी वो ख़ुद बताएंगे। मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ़ी कलमात नहीं कहने पा रहा, क्योंकि इतना कुछ है उनके बारे में कहना कि मैंने उनसे ये दरख्वास्त की अपने आज के मेहमान से कि ये क्या बेहतर नहीं होगा कि आप अपने आप को ख़ुद एक्सप्लेन कर दें। तो उन्होंने बड़ी खुशी के साथ कहा कि जी ठीक है, आई कैन एक्सप्लेन। तो आइए हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे स्टूडियो में आज मेरे साथ मौजूद हैं काज़िम हसन। काज़िम, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। काज़िम, मैंने जैसे इंट्रो में कह दिया है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, क्योंकि इतना कुछ है आपके बारे में कि वो बेहतर ये है कि आप करें। सिर्फ एक मैं जुमला शुरू करता हूं कि अपनी बचपन से एक कहानी जो है वो शुरू कीजिए, क्योंकि लोग ये देखना चाहेंगे कि काज़िम हसन जैसे इंसान कैसे बना जाता है और यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं। जी, नाउ द माइक इज़ अप टू यू। वालेकुम। बहुत अच्छा आपने इंट्रो दे दिया और इतना कुछ लोगों को कह दिया कि मुश्किल है इसको एक्सप्लेन करना। खैर, मैं शुरू करता हूँ कि बचपन जो है मुझे, अब मैं जब पीछे देखता हूँ तो जब मैं क्लास 1 या क्लास 2 में था तो मैं हमेशा पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स करता था। मतलब जो दूर की चीज़ है वो छोटी, जो करीब की है वो बड़ी, और बड़े अच्छे मॉडल्स भी बनाता था। मुझे याद है क्लास 2 में मैंने एक इग्लू बनाया था, और अब मैं सोचता हूँ कि वो क्लास 2 में मैंने बनाया था तो मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे उनको समझ जाना चाहिए था कि ये एक तो आर्टिस्ट बनता है। मगर क्योंकि हमारा फैमिली बिज़नेस था कारपेट्स का, और बहुत अच्छा बिज़नेस था कराची में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, तो घर वालों की यही ख्वाहिश थी कि बिज़नेस में लाया जाए। पढ़ाई करते गए और फिर एक मौका आया एफएससी के बाद कि एनसीए में एडमिशन अप्लाई किया फॉर आर्किटेक्चर, और वो इत्तेफाक से हो गया। मुश्किल से हुआ पर हो गया। मगर ये कि वालिद साहब क्योंकि चाहते थे कि बिज़नेस में ही आएँ, तो उन्होंने अपनी तरफ से जो कोशिश की कि भाई बिज़नेस में आओ। और उस ज़माने में बच्चे इतने वो नहीं होते थे, मान जाते थे पेरेंट्स की बात। तो मैंने भी यही किया, और मैंने फिर बीबीए किया, एमबीए किया। और क्योंकि वो डिज़ाइन का शौक़ था तो मेरा फोकस ज़्यादा मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग पे ही रहा। और एमबीए के दौरान ही हमने अपना बना लिया था, एक ब्रांड भी बना लिया था, जिससे हमने पूरे पाकिस्तान में डायरेक्ट मार्केटिंग की, ईद कार्ड्स की, ग्रीटिंग कार्ड्स की, और बड़ी कामयाब रहा वो। मगर उसके बाद फिर वही बिज़नेस में आना था। तो बिज़नेस में भी मैंने फिर वो हमारा जो कारपेट्स वाला बिज़नेस था वो नहीं किया। मेरे वालिद ने कहा आप कुछ और कर लें। तो मैंने फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग का एक स्टूडियो बनाया, जिसमें फ़र्नीचर भी था, फैब्रिक्स भी थे, कस्टम मेड रग्स, काफ़ी कुछ उसमें था। और वो करते रहे माशाल्लाह। इंटीरियर्स भी किए, रिटेल भी की। और मगर वो जब पढ़ रहे थे, वो एक बीच में मैं एक बात बताता चलूँ कि जब पढ़ रहे थे तो हमारे जो वाइस चांसलर थे वो कहते थे आप लोग ख़ुद ही एंटरटेनमेंट जो कर सकते हैं वो करें, वेलकम एंड जो हमारे फेयरवेल पार्टीज़ होती थी। तो उसमें बस कोशिश की। मैं तो बाथरूम सिंगर भी नहीं था, तो मगर और बहुत बड़े बड़े सिंगर्स थे, और इत्तेफाक से मैं किसी को सिखा रहा था। तो मैंने जब सिखाने में गाना गाया तो उन्होंने कहा भाई आप ये ख़ुद ही क्यों नहीं गा लेते। तो मैंने खैर वो गाया, तो उसके बाद फिर बात ख़त्म हो गई। फिर हमने एक प्रोजेक्ट किया, डिक्लाइनिंग सेल्स ऑफ ऑडियो कैसेट्स इन पाकिस्तान। वो इत्तेफाक से एसआरसी में किया, शालिमार रिकॉर्डिंग कंपनी। और वहाँ पे जब गए तो वहाँ स्टूडियो था, और स्टूडियो में जाके आवाज़ जब टेस्ट की तो बड़ा अच्छा लगा। फिर वहाँ पे एक गाना हुआ, 2 हुए, 3 हुए, फिर पूरी एल्बम बन गई। और फिर जब एल्बम बन गई तो फिर उसके म्यूज़िक वीडियोस बनाने का शौक़ चढ़ा, वो भी बनाते रहे। और फिर 94 में मेरा म्यूज़िक वीडियो एमटीवी पे चला, जो सैटेलाइट पे आता था, और EMI से एल्बम भी आई। मगर वो उसके बाद फिर ख़त्म हो गया, फिर शादी हो गई और फिर ये सब कुछ छोड़ दिया।
ये तो आपने आज हमें एक नई चीज़ भी बताई कि आप मौसीकी में एक एक्सेलेंस रखते हैं। तो यकीनन प्रोग्राम के दौरान हम आपसे रिक्वेस्ट तो करेंगे कि ज़रा काज़िम भाई ज़रा थोड़ा-सा गुनगुना के तो बताइए। हम आपकी उस खूबसूरत आवाज़ को सुने, जो आपका एल्बम और वो था। बहरहाल वो हम बाद के लिए रख लेते हैं। लेकिन जो आपने अपने बारे में बताया इसमें और बहुत कुछ है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भी आप मुंसलिक हैं। आप मुझे बताइए कि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में क्या काम है और कैसी डेवलपमेंट है? आपका क्या किरदार है उसके अंदर और अभी क्या कर रहे हैं? व्हाट इज़ द न्यू प्रोजेक्ट यू आर डूइंग? जी, अच्छा इस तरह है कि मेरे वालिद क्योंकि एक बिल्कुल ही बहुत ही वेल नोन बिजनेसमैन थे, तो वो चैम्बर में बहुत एक्टिव थे, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी बने, एग्जीक्यूटिव मेंबर थे। हम देखते रहे बचपन से, रोटरी के भी वो प्रेसिडेंट रहे, रोटरी क्लब के। तो कोई जब ये 2009 की बात है, एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी 50 साल के ऊपर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को। तो उनको पता चला, जो सिटिंग प्रेसिडेंट थे, कि मुझे ये काम आता है, क्योंकि हम म्यूज़िक वीडियोस और ये सब करते थे, एड्स वगैरह भी बनाते थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि 50 साल को ही हमने डॉक्यूमेंट करना है, डॉक्यूमेंट्री बनानी है। तो खैर मैंने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई 50 साल के ऊपर। वो कन्वेंशन सेंटर में चली, और मुझे याद है उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे वो आए थे वहाँ पर, मेरे ख्याल या चीफ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, और उन्होंने तारीफ़ भी की डॉक्यूमेंट्री की। 2010 में फिर मैं एग्जेक्टिव में आ गया, एग्जेक्टिव कमेटी में आया, और उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे एक एग्ज़िबिशन जो होती हैं, विजन 2010 का मैं वाइस चेयरमैन था। उसके बाद हमने उसको इंटरनेशनल ले गए, हम मेड इन पाकिस्तान बांग्लादेश में किया, उसमें भी मैं उसमें को चेयरमैन था। और इस तरह सिलसिला चलता रहा, चैम्बर में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती रहीं। मुझे याद है कि 2015 में फिर हमने किया रावल शॉपिंग फेस्टिवल, जैसे दुबई शॉपिंग फेस्टिवल होता है उस तर्ज पे। उसका इवेंट हेड भी मैं ही था। बहुत मुश्किल काम था वो, और माशाल्लाह वो हम कर गए खुश असलूबी से। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, उसके फिर अचीवमेंट अवार्ड्स जो हैं वो पाकिस्तान में होते रहे, जिसमें मैंने बताया डॉक्यूमेंट्री चली थी। फिर वो हम इंटरनेशनल ले गए, पहला दुबई में हुआ, और उसके बाद फिर दुबई के बाद जो है टर्की में हुआ, टर्की बाद आज़रबाईजान, और अभी तो मलेशिया, और अभी लास्ट श्रीलंका में हुआ है। तो बल्कि मलेशिया वाले में तो महातीर मोहम्मद साहब भी आए थे। तो बड़ा अच्छा ये चैम्बर का एक्सपीरियंस है, आपको एक्सपोजर बहुत मिलता है, काम करने को मिलता है, और कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, और बहुत ही एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है, मैं तो ये समझता हूँ। बहुत खूब। अच्छा, ब्रांड जो डेवलपमेंट है ये आपका एक पैशन है और मेन जो फोकस है आपका वो ब्रांड डेवलपमेंट के ऊपर है। तो चीदा कौन से ब्रांड्स हैं जो कि आपने डेवलप किए और किस तरह से उनको सोचा, कंसीव किया, और फिर अब वो कहाँ पर हैं, हमें कुछ उनके बारे में बताइए। जी, अच्छा, वो ये इंटीरियर्स और ये सब तो चलता रहा। आपको मैंने बताया ना, MBA में हमने एक कंपनी बना ली थी ज़ैंथम, और वो एक बीच में काफ़ी गैप आया, मगर उसको फिर रिवाइव किया। वो एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ब्रांड्स भी बनाए उसके थ्रू। तो एक हमारे अगेन चैम्बर की दोस्त हैं, प्रेसिडेंट भी रहे, उनका मैंने रेस्टोरेंट का ब्रांड बनाया, फीजीज़ ग्रिल, यहीं ब्लू एरिया में। उसके इंटीरियर्स भी किए, उसको लॉन्च भी किया, उसकी एडवर्टाइजिंग भी की, बड़ी वो हिट हुई। उसके बाद एक और हमें प्रोजेक्ट मिला एवलॉन का, एवलॉन मार्की का, वो ब्रांड बनाया। और फिर एक इस्लामाबाद के लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है एट्रियो कैफ़े एंड गिल है, जो बहुत हाइट के ऊपर जी, है। उसके ऊपर बड़ी मशहूर है। उसके ऊपर वो लगी हुई है एक छतरी कौन सी, जी, अम्ब्रेला सा लगा वो हुआ है। छतरी बस मुझे, मेरा पैशन था, दुबई से मैंने देखा था सहारा मॉल में, तो वो मैंने यहाँ आप बनाई। दुबई से इंपोर्ट करके लाए या यहाँ से नहीं, लोगों से डिज़ाइन आपने किया? नहीं, यही लोकल वेंडर्स हैं, और अब तो काफ़ी माशाल्लाह, मगर अभी उस तरह की अभी तक कोई नहीं लगी। वो पूरा इंटीरियर, उसका ब्रांड डेवलपमेंट, लॉन्चिंग, एडवर्टाइजिंग, सारा कुछ किया, तो काफ़ी कुछ अच्छा, सीखने ये को जो मिला। एट्रियो है वो जब आप कर रहे थे तो आपके ज़हन में बेसिकली क्या चीज़ थी कि वो तो काफ़ी हाइट के ऊपर है, तो वो कैसे कंसीव किया आपने? सोचा कि यहाँ से व्यू अच्छा है, लोग यहाँ पे लाइक करेंगे यहाँ बैठने के जी, लिए? हाउ डिड यू कंसीव दैट? जब उन्होंने मुझे बुलाया तो उन्होंने तो मुझे रूफ टॉप तो नहीं दिखाई, उन्होंने टॉप फ्लोर ही दिखाई कि यहाँ पे रेस्टोरेंट बनना है। मगर मैंने कहा ये नाकाफ़ी है, छोटी जगह है, एटलीस्ट रेस्टोरेंट जो है 80 to 100 सीट्स का हो, तो फिर वो प्रॉफिटेबिलिटी में आता है। तो मैंने कहा ये छत
जो है इसको भी हम यूटिलाइज़ करेंगे। मैं आपको इसका एक कॉन्सेप्चुअल देता हूँ। तो हमारे जो कहीं क्लाइंट हैं या दोस्त अब तो हैं, उनको जब मैंने कॉन्सेप्चुअल दिया, वो रूफटॉप में जो ऊपर कोन लगी हुई है, जिसको आप कह सकते हैं टेंसाइल स्ट्रक्चर कहते हैं उसको, तो वो उनको बहुत पसंद आया और काफ़ी महंगा था वो, और उन्होंने उसको ओके किया, बनवाया, और फिर वो टॉक ऑफ द टाउन बना और लैंडमार्क भी बन गया उस जगह का, जिना सुपर का। फिर उन्हीं का एक और हमने ब्रांड बनाया, फास्ट फूड टेटो। टेटो जो है पहला सफ़ा मॉल में था, फिर सेंटोरस में गया, अभी तो मेरे ख्याल 8-10 उसके आउटलेट्स हैं, और बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, ये काजिम ये बताइए कि ये जो आप आइडिया कंसीव करते हैं, चाहे वो बाहर हो या इधर खुद अपना बनाते हैं, तो क्या हमारे यहाँ लोकल अब जो लोग हैं उनमें इतनी स्किलफुल जो लोग हैं वो मौजूद हैं, वो मिल जाते हैं आसानी से, या हर चीज़ के लिए बाहर की तरफ ही अभी भी देखना पड़ता है? नहीं, बाहर तो नहीं, सब लोकली लोग हैं जो बना रहे होते हैं। कोई एक आध चीज़ कोई अगर बाहर से हमें करनी पड़े तो वो है, अदरवाइज़ तो सब पाकिस्तान में अवेलेबल है, और सारी चीज़ें यहीं से फैब्रिकेट होती हैं। और उसके बाद मैंने बताया ना कि अभी हमारा अपना, फिर ये मैं लोगों के तो बनाता रहा, बाबा गोश एंड फर्नीचर के बनाया आइकॉन होम। अब ये हुआ कि मुझे अपना ही बनाना पड़ गया ब्रांड। तो फर्नीचर जो आइकॉन होम था, हाँ जी, उसके अंदर क्या खास, कौन सा खास फर्नीचर था जिसको आपने फोकस किया? फर्नीचर को मेरा नहीं था फोकस, क्योंकि वो तो क्लाइंट ने जो ब्रांड का था वो मैंने बनाया था, उसमें मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी कि मैं फ़र्नीचर उनको सजेस्ट करूं। इनिशली तो उन्होंने पाकिस्तान से ही सारा बनवाया, पर अभी जो वो कर रहे हैं वो टर्की से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो टर्की का फ़र्नीचर होता है उनके पास, वो बड़ा अच्छा जा रहा है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ भी बना रहे हैं, मगर मेन 80% टर्की का है, वहाँ से लाते हैं जी, वहाँ से। अच्छा, फिर और कौन सा ब्रांड आपने फिर डेवलप किया इनके बाद? उसके बाद रेस्टोरेंट्स के, फूड के किए, जैसे मैंने बताया बाबा गूश भी था, रेस्टोज एक रेस्टोरेंट बनाया था, और फिर हुआ ये कि करते 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 हमारा अपना, अरशद ख़ान के साथ मेरी एफिलिएशन हुई कोई 4 साल पहले, अरशद ख़ान चाय वाला के साथ, और उनका भी यही था कि कोई ब्रांड बनाया जाए। अब ब्रांड बनाना आसान, दूसरे का पैसे लेके बनाना तो बहुत आसान होता है, मगर अपना बनाना था तो फिर अपने ऊपर काम शुरू किया, और लास्ट ईयर हमने कैफ़े चाय वाला लॉन्च किया इस्लामाबाद में। ये बताइए, आज जैसा मौसम है, जैसे अब बर्फबारी भी हो रही है और बारिश भी है, इस्लामाबाद में बहुत खूबसूरत मौसम है, ठंड भी बहुत है, और कुछ अरसे से ये देखने में भी आया है कि चाय का जो ट्रेंड है वो सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा चला है। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखा जाए तो ये 5 साल पहले जो अरशद ख़ान चाय वाला मशहूर हुए, ये उसके बाद बहुत ज़्यादा मशरूम ग्रोथ हुई। वो मुख्तलिफ़ चाय वाला के नाम से लोग आए, और लोगों ने देखा कि बेसिकली तो हम कॉफ़ी वाले लोग नहीं, हम तो चाय वाले लोग हैं। चाय जो है दुनिया भर में 2nd नंबर पे आती है मशरूब जो पिए जाते हैं। तो वो लोगों को समझ में आई कि चाय की तो एक बहुत बड़ी मार्केट है, मगर अरशद ख़ान जो कि मशहूर हुए थे चाय की वजह से, उनका अपना ब्रांड नहीं आया, क्योंकि ज़ाहिर है उसके लिए उनको एक पूरी सपोर्ट सिस्टम चाहिए, लोग चाहिए। और मेरे साथ जब अटैच हुए वो 4 साल पहले, तो हम उसको डिस्कस करते रहे, फाइनली हम कामयाब हुए उसको बनाने में, और पहला आउटलेट हमने ब्लू एरिया रूफटॉप पे बनाया अक्टूबर 2020 में, और वो माशाल्लाह फिर वायरल हो गया, और अब माशाल्लाह उसका एक हमारा आउटलेट जो है फ्रेंचाइज़ आउटलेट है। ये भी लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो फ्रेंचाइज़ होता है उसमें फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट करता है। तो गुलबर्ग के अंदर इस्लामाबाद में एक प्रॉपर कैफ़े है, और एक हमारा मरी में भी है जो कि अभी रेनोवेशन पे है, और अभी हमने एक बालाकोट में दिया है फ्रेंचाइज़, वो भी इंशाल्लाह ईद तक तैयार हो जाएगा। और इनिशियली कोविड आ गया था, I8 में भी एक हमारा फ्रेंचाइज़ था जो कि होल्ड पे है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जो कि पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ कभी कोई ब्रांड इंटरनेशनल इतनी जल्दी गया है। हमारा जो कैफ़े चाय वाला है उसकी मास्टर फ्रेंचाइज़ हमने UK में दे दी है 10 आउटलेट्स की, और इंशाल्लाह फरवरी में उसका पहला आउटलेट इल्फर्ड लेन लंदन में आ रहा है, और उसके सेकंड जो है साउथ हॉल में वो प्लान कर रहे हैं। तो और कहाँ है UK में? अभी एक पहला आना है इल्फर्ड लेन में, अभी वो भी नहीं आया, अभी वो आएगा, इसलिए कि अभी 2010 में आहिस्ता-आहिस्ता आप उधर बढ़ाएंगे।
वो बिल्कुल हम इस तरह बढ़ाएंगे कि जहाँ जो मास्टर फ्रेंचाइजी है जो यूके में है, ये सारा वो लुक आफ्टर कर रहा है। यहाँ से फिर सिर्फ हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। उसको राइट्स दे दी हमने वहाँ पे, मास्टर फ्रेंचाइजी बन है वो, और वो काम कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, चाय के बारे में थोड़ी सी और गुफ्तगू कर लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा मज़ेदार एक मौजू है और लज़्ज़त जो है वो महसूस होती है ज़ुबान के नीचे, और जी। दिल करता है कि ऐसे मौसम में चाय। हाँ। ये बताइए कि कितनी किस्म की चाय है, क्या ये डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ टी है जो कि ब्लेंड की जाती है, बनाने का तरीका मुख्तलिफ है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स भी तो बहुत हैं आपके, तो हाउ डू यू स्टैंड आउट उनके बीच में, कैसे आपने इसको डिफ्रेंशिएट कैसे कराया? देखिए, सबसे पहले तो अरशद खान की वजह से हम एक डिस्टिंक्शन है कि अरशद खान मशहूर हैं चाय के हवाले से। तो अरशद खान कड़क चाय जो है वो तो एक हमारी, वो तो हमारा एक मेन कहना चाहिए सिग्नेचर चाय की एक वो है क्वालिटी। उसके अलावा गुड़ वाली चाय भी है, फिर मलाई वाली भी है, मलाई मार के दूध पत्ती जिसको कहते हैं, और फिर उसका अंदर अखरोट वाली भी है। अच्छा, जब मलाई कश्मीरी मार भी। के कहते हैं तो कासिम इसका क्या मतलब होता है, कैसे मलाई देखिए, मारना? मतलब तो मुझे भी नहीं पता। मैं जब नादिया खान शो कर रहा था तो वहाँ एक सेगमेंट होता था मलाई मार के, तो वो मेरे दिमाग में था, तो हमने मेन्यू में वो भी डाल दिया। अच्छा, हाँ, यानी कि मलाई खूब डाले लोगों हाँ। के लिए जो मगर कहें। ये कि यहाँ सिर्फ चाय नहीं है हमारे कैफ़े में, यहाँ पे हमारे पास पराठों की रेंज है बहुत अच्छी। चिकन चीज़ पराठा है, उसके अलावा उसमें जो है बिहारी भी है, फिर मौला जट है जो आलू उसमें होता है। तो 7-8 तरह के पराठे हैं, फिर सूप्स की वैरायटी है, उसके अलावा जो चाट और ये इस तरह के समोसा चाट, ये सारी चीज़ें भी हैं, फिर अच्छा, ये बारबेक्यू। जो लोग हैं जो इसको बना रहे हैं, वो कौन लोग हैं? आपने अपने लोकली यहाँ से लोगों को ट्रेन किया है, या आपने लिया है उनको ट्रेन शुदा अपनी लेबर फोर्स रखी है, या हाउ आर यू डूइंग दैट? ये बड़ा मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि मैं पिछले कोई 10 साल से जब लोगों के बनवा रहा था रेस्टोरेंट्स, तो मेरे पास एक बहुत अच्छा एक कहना चाहिए कि एक रिज़र्व आया शेफ़्स का, और शेफ़ भी और मैनेजर्स, और जो कि बड़ा मुश्किल काम है तलाश करना। तो जब ये हमने स्टार्ट किया तो मेरे पास ऑलरेडी शेफ़ था 10 साल पुराना, और उसके साथ पूरी टीम थी। फिर मैनेजर्स की भी इसी तरह मेरे पास काफ़ी सिलेक्शन थी। तो हम जो भी फ्रेंचाइज़ देते हैं उस पर सारा हम स्टाफ के साथ देते हैं, और स्टाफ भी देते हैं, पूरा डिज़ाइन करके देते हैं, उसमें POS भी देते हैं। मतलब जो फ्रेंचाइजी है उसको पैसे लगाने हैं और उसको समझना है कि किस तरह चलेगा, क्योंकि ये काम जितना आसान दिखाई देता है इतना ही मुश्किल भी है। क्योंकि अच्छा, ये बताइए कि ये जो पत्ती है इसके अंदर यूज़ करते हैं आप, टी जो है, जी, वो सिर्फ पाकिस्तानी नॉर्मल टी आप यूज़ करते हैं, या आप अपनी ख़ास प्रोड्यूस कराते हैं, बनवाते हैं? तब जैसे कोयटा चाय वाले हैं वो कहते हैं कि हम अपनी पत्ती लेते हैं, जी, तो यू ऑल्सो मेक योर ओन, आप अपना कोई वो करते हैं? जी। हमारा देखिए, मैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व तो नहीं, जो हमारा शेफ़ है और जो अरशद खान है, ये उन्होंने डेवलप की हुई है चाय की जो पत्ती है। वो कहाँ से आती है उसके अंदर मेरे ख़्याल से वो कोई ख़ास 1-2 चीज़ें, इलायची और उसका मिक्स है कुछ, वो सब करते हैं। मगर वो जो फार्मूला है वो हमारे शेफ़ को पता है और अरशद खान को पता है। नेचुरली वो एक ट्रेड सीक्रेट है और वो होना भी चाहिए, सही। और वो रखा भी जाना चाहिए, जी। और उसकी सीक्रेसी इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। और वो ऐसे होना चाहिए। अच्छा, चाय में बहुत सारी आपने चाय बताई, मुख्तलिफ़ किस्म की चाय और बनाने का तरीका, और शेफ़्स के ऊपर भी हमने बात कर ली, और बाहर भी फ्रेंचाइज़ है। अब आप जो है वो, एक तो आपने अरशद खान के साथ चाय वाला का फ्रेंचाइज़ जो है वो किया, आप इसके अलावा भी कुछ और लोगों के साथ भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट कर रहे हैं? जी, बिल्कुल। जो मेरा अपना कोर बिज़नेस है इंटीरियर्स का, उसमें मेरे एक दोस्त हैं जिनकी कि बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ह्यूज फैक्ट्री, और उनके साथ एक ब्रांड बनाया है होम फर्स्ट। और होम फर्स्ट का ये है कि एक तो टाइमली डिलीवरी होगी, स्टैंडर्डाइजेशन है, स्टैंडर्ड के डिज़ाइन होंगे उसमें, और उसकी ऑनलाइन भी सेल्स होंगी, क्योंकि उसकी होम फर्स्ट मीन्स ओनली इंटीरियर, नॉट द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ इट? नहीं, सिर्फ इंटीरियर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें फर्नीचर इनिशियली हम रख रहे हैं, लेटर ऑन उसमें होम एक्सेसरीज़ भी आ जाएंगी, पर अभी सारा फोकस फर्नीचर पे है। और उसका आइडिया ये है कि अभी पहला हम इस्लामाबाद में फ्रेंचाइज़ उसका बनाया है जो लॉन्च होने वाला है कुछ 1-2 हफ्ते में, और वेबसाइट उसके सपोर्ट करेगी, और उसके बाद उसके फ्रेंचाइज़ जो हैं इस्लामाबाद में भी हम देना चाहेंगे।
मुल्क के और हिस्सों में भी देना चाहेंगे। और फैक्ट्री उसको सपोर्ट करेगी, क्योंकि फैक्ट्री एक बहुत बड़ा सेटअप है ऑटोमेटेड, जो उसको बड़ा मुश्किल होता है कि आप ऑर्डर करें कुछ, आता कुछ है। और टाइम, जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसमें बड़ा टाइम ले लेते हैं लोग, और एट टाइम्स जो चीज़ ही नहीं बनती जो आपने सोची होती है। क्योंकि फर्नीचर का मैं काम वो भी काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ, तो मैंने इसको यही देखा कि इसको हम जो इम्पोर्टेड है वो भी लिमिटेड है। आप 1 कंटेनर, 2 कंटेनर, 3 कंटेनर ही मंगवा सकते हैं। तो लोकल अगर हम compete कर सकें उसके साथ, तो और कंटेम्प्रेरी हो, और आजकल लोग अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, तो हमारा जो फर्नीचर है भी मॉड्यूलर, वो सारा पैक्ड आता है और वहीं पे फिर असेंबल होता है। अच्छा काजिम, आप एक एंटरप्राइजिंग इंडिविजुअल हैं और बहुत सारा तजर्बा है आपके पास। ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं इंटीरियर की और फर्नीचर स्पेशली, ये काफ़ी महंगा भी है। तो क्या कोई इसमें आपने इस सोच को भी रखा हुआ है कि ये हर क्लास के लिए कोई डिफरेंट हो, ताकि एवरीवन कैन अफोर्ड इट? क्योंकि अदरवाइज तो यूँ लगता है कि एक्सपेंसिव फर्नीचर आजकल सिर्फ कुछ परसेंटेज ही सिर्फ अफोर्ड करने पाएगी। जी, इसको हमने जो टारगेट किया हुआ है वो मिडिल क्लास को किया हुआ है, और इसका जो फर्नीचर है वो कंटेम्प्रेरी है। वो डेफिनेटली अब हाई प्राइस्ड तो हो जाता है, एक ज़ाहिर है हर के लिए तो कोई भी चीज़ नहीं होती। तो अभी ये है कि वो रखा हमने ऐसे ही है कि मिडिल इनकम ग्रुप और अपर क्लास भी ले, क्योंकि उसके डिज़ाइंस जो हैं वो आजकल के कंटेम्प्रेरी रखे हैं। क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा हैवी फर्नीचर पसंद नहीं करते, क्योंकि घर छोटे हैं, और ख़ास तौर पे जो अपार्टमेंट्स हैं उसमें लाना ले जाने का बड़ा मसला होता है। तो हमारा सारा मॉड्यूलर है कि वो अनपैक आप करें और उसको असेंबल भी हम करके देते हैं। तो प्रॉपर जिस तरह बाहर एक ब्रांड है आइकिया, उन लाइंस पे हम ये काम कर रहे हैं। अभी तक हमने काफ़ी कुछ इनसे पूछा है। अभी इसके बाद हम कुछ इनके एक दूसरे रुख के बारे में भी बातचीत करेंगे, जिसका जिक्र इन्होंने प्रोग्राम के शुरू में किया था। उससे पहले लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और शॉर्ट ब्रेक के बाद आने के बाद हम सुनेंगे इनसे कुछ कि ये गुनगुनाते कैसे हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम काजिम से बातें कर रहे थे उनके बारे में, उनके फ्रेंचाइज के बारे में, उनकी स्टडीज़ के बारे में, वो क्या करते हैं, कैसे कैसे वो यहाँ तक पहुँचे। उन्होंने अपने बारे में जब बता रहे थे तो उसमें उन्होंने ये बताया कि वो उनको गाने का भी शौक़ था, तो उन्होंने अपने कुछ एल्बम भी बनाए। और एक रुख इनका इन सब चीज़ों से हट के एक और की तरफ भी है जिस पे ये काम कर रहे हैं, और वो है मीडिया और मूवीज़। ये मीडिया पे भी बहुत महारत रखते हैं, और मूवीज़ के लिए भी। तो आइए हम इनसे इस बारे में पूछते हैं कि ये जो इनका रुख है वो क्या है, और ये क्या कर रहे हैं, और कैसे शुरू हुआ ये सफ़र। जी काज़िम बताइए। मैंने म्यूज़िक का तो बताया कि जब पढ़ रहे थे तो गाने किए, और फिर वो एल्बम बन गए थे SRC और EMI। और वो भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं था, बस दोस्तों को पीयर प्रेशर था, दोस्तों की वजह से वो करते गए, और ये वीडियोस भी बनते गए, तो सीखते गए। उस ज़माने में ये इतना डिजिटल का नहीं था ट्रेंड। खैर काफ़ी समझ आ गई, मार खा के आती है, एकदम तो कुछ भी नहीं होता, गलतियाँ भी की। और उसके बाद हुआ ये कि 2000 में मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक ड्रामा बनाना था, और उनको मैं इंटीरियर्स तो करता था, तो उन्होंने कहा मुझे आप सेट्स कर दें और मुझे क्रिएटिव डायरेक्शन भी दे दें। तो एक उस ज़माने में चैनल होता था इंडस TV, उसके लिए एक उन्होंने बनाया था सिटकॉम, तो उसके मैंने सेट्स किए और क्रिएटिव डायरेक्शंस भी दी। तो वो एक्सपीरियंस हुआ कि सिंगल कैमरा कैसे होता है, ड्रामा कैसे बनता है। म्यूज़िक वीडियोस भी सिंगल कैमरा ही होते हैं, तो आइडिया तो था, मगर डायलॉग्स का नहीं था कि जब आप सिंगल कैमरा में बोल रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि आपके सामने भी कोई बैठा हो। तो वो किया। उसके बाद तजर्बा होता गया, कुछ प्रोग्राम्स किए इंडस TV के लिए, कुछ सेट्स भी किए, और फिर मौका मिला कि मुझे नादिया ख़ान शो के सेट्स मैंने किए। नादिया ख़ान जब इस्लामाबाद आई तो उसके मैंने 3-4 सेट्स किए, और उनको इतने पसंद आए कि उन्होंने कहा नहीं अब आप दुबई आके मेरे साथ करें काम। तो दुबई जाके भी मैंने सेट्स किए, उनका पूरा नया सेट्स बनाया। तो बड़ा अच्छा एक तजर्बा था। फिर मैं बड़ा कैमरा शाय था, अभी तो मैं बहुत बोल रहा हूँ,
मगर उस वक्त 2010 में मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी, तो मगर उन्होंने मेरा पूरा फिर शो रिकॉर्ड किया दुबई में, वो चला और फिर सेट डिज़ाइनिंग करते रहे, वो भी दिल भर गया। फिर ARY के लिए एक बहुत बड़ा शो था जिसका मैं क्रिएटिव डायरेक्टर भी था और सेट डिज़ाइनर भी था, मीट योर स्टार्स। उसमें इंडियन सेलिब्रिटीज़ थे और जिनके साथ मुलाकात होनी थी पाकिस्तान के लोगों की, तो वो एक शो किया, उससे भी काफ़ी तजर्बा हुआ। फिर मेरे असल में दोस्तों के ही प्रोजेक्ट्स होते हैं जो मैं करता रहा। फिर एक बहुत बड़ी फिल्म बनी वार, जिसमें शान भी थे और शमून भी थे, हाशमी, वो मेरे दोस्त हैं, उनका प्रोडक्शन थी। उसमें फिर बाहर से आए DOPs भी आए, उनके साथ काम किया, सेट्स, कुछ आर्ट डायरेक्शन कहते हैं मूवीज़ में, आर्ट डायरेक्शन भी दी। और फिर एक और फिल्म आई आज़ादी, उसमें भी इस तरह पार्शली मैंने आर्ट डायरेक्शन दी, उसमें भी DOP बाहर से आया था। तो काफ़ी कुछ आपकी लर्निंग होती गई। फिर एक और दोस्त की एक फ़िल्म आई, उसमें कंसल्टिंग की, अभी वो बल्कि उसमें कुछ ज़्यादा की, शेर दिल PF के लिए बनी। उसमें मैं जाता भी रहा हर मीटिंग में और काफ़ी उसमें मीडिया मैंने प्लानिंग भी की। तो शेर दिल में थे हमारे जो उसके प्रोड्यूसर हैं नुमान खान, डायरेक्टर असफर जाफरी हैं थे और मीकाल जुल्फ़िकार, और उसमें हमारा ही अपना एक जैनथम का टैलेंट था, मलिक अकील जो सिख बना था। तो वो एक बड़ा अच्छा तजुर्बा था। अभी उसी मलिक अकील की एक और मूवी है सोलो, थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार, उसका भी मैं कंसल्टेंट हूँ। तो ये मूवीज़ की कंसल्टिंग चलती रही, सेट डिज़ाइनिंग भी चलती रही, और ये ऑन एंड ऑफ रहता है। मगर अब तजर्बा इतना है कि कोई कहीं फंसता है तो मुझे बुलाता है फिर। यू हैव बिकम द डॉक्टर ऑफ द प्रॉब्लम। हाँ, ऐसे ही इस फील्ड के अंदर ऐसे ही। अच्छा, अब आप हमें बताइए कि आप हमें क्या सुनाने जा रहे हैं, थोड़ा सा क्या गुनगुनाएंगे? मैंने जैसे आपको बताया ना कि मुझे कोई इतना शौक नहीं था, मैं हादसाती तौर पे बन गया। अच्छा। मेरी तो आवाज़ भी नहीं निकलती थी। मगर ये कि वो अपने ही हम गाने गाते थे, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे गाने थे जो मैंने कहा MTV पे भी चला, NTM पे भी चला। और उसमें एक गाना है, वो न चाहते हुए इन आँखों ने मेरे हम सफ़र ये क्या कह दिया, प्यार तुमसे करते हैं, प्यार तुमसे करते हैं, न चाहते हुए इन आँखों ने। ठीक है जनाब। बहुत खूब, बहुत खूब। आपकी आवाज़ बड़ी सुरीली है, आप इस काम को जारी रखें। नहीं, मुझे बल्कि थोड़ा बहुत रियाज किया करें। मैं ये बताऊंगा अभी भी आप एक नया एल्बम बना सकते हैं, क्योंकि नाज़रीन, म्यूज़िक के बगैर गाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। और इनकी आवाज़ आपने देख ही ली कि आवाज़ की पिच और इनकी आवाज़ बड़ी सुरीली है, और ये अगर कोशिश करें तो एक नया एल्बम रिकॉर्ड करा सकते हैं। अच्छा काज़िम, अभी हमारा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बहुत कम होता है, काश के ज़्यादा हो, तो आप जैसी शख्सियत के साथ तो बहुत ज़्यादा लंबी नशिस्त हो सकती है। मुझे बताइए कि ज़िंदगी में वो कौन सी चीज़ है जो कि अभी भी आप समझते हैं कि यू वांट टू अचीव, वो प्रोजेक्ट या कोई कैसी है जो आपकी विश है? देखिए, विश तो लोग हमेशा यही चाहते हैं कि हर चीज़ सही हो जाए, अच्छी हो जाए। अब कोविड आया, उसमें तो सबका ही दिमाग बंद हो गया था, मेरा भी हो गया था, समझ ही नहीं आती थी क्या करें। तो मगर सबसे पहले तो ये है कि आपको सब्र करना है। मैं समझता हूँ कि जो अल्लाह ताला ने कहा ना, इन्नल्लाह मा साबिरीन, कि जो सब्र करेगा अल्लाह ताला उसके साथ है। जो अगर अल्लाह ताला आपके साथ है तो फिर और आपको क्या चाहिए। एक तो सब्र बहुत करना है, और ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती। अरशद खान को लोग समझते हैं कि वो जो एक पिक्चर वायरल हुई थी उसके बाद सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत है, अरशद खान ने भी बहुत मेहनत की है, अभी भी वो कर रहे हैं। बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है, और वो अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, ट्यूटर आता है। बड़ी मेहनत है, आपको उसको रिटेन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब एक बात ये भी है कि लोग कहते हैं पैसा हो तो फिर मैं जो है कुछ करूं। अभी तो एक दौर आ गया है जिसमें कि सोशल मीडिया है, डिजिटल चीज़ें हैं, ऑनलाइन सेल्स हैं। मुझे याद है कि एक मैंने सेगमेंट किया था नादिया खान शो में, जिसमें हम पूरा इंटीरियर करके घर वालों को देते थे। तो जिस घर मैंने किया वो इंटीरियर,
तो उन्होंने कहा जी मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि लाहौर की एक लड़की है जो जाती है अपने कैमरे से तस्वीरें खींचती है लिबर्टी मार्केट में, मैनिक्विन्स पे जो कपड़े होते हैं, और वो अपने फेसबुक पे लगाती है, और उसके जो जान पहचान वाले हैं मुल्क में मुल्क से बाहर, वो उसको ऑर्डर करते हैं, पैसे आते हैं, वो ख़रीदती है, उनको फिर कुरियर कर देती है। अगर वहाँ से वो 3,000 का है तो 5-6 हज़ार का भी बेच सकती है, इसलिए बाहर तो वो रेट्स ही नहीं है। तो करना चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। लोगों की ऑलरेडी जो चीज़ें हैं उन्हीं को आप रिसाइकिल कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया ना, होम फर्स्ट जो है, होम फर्स्ट ऑलरेडी ऑफिस फर्स्ट के नाम से वो काम कर रहे हैं, ह्यूज सेटअप। उसमें हमने सिर्फ ये किया है कि एक नया ब्रांड बनाया है, और अब उसमें वहाँ उसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी घर के फर्नीचर की। तो आप सोचें और मेंटोर बनाएं, लोगों की बात सुने, अपने जो तजर्बेकार लोग हैं उनके साथ मिल के करें। ख़ुद तजर्बा करके पैसे एकदम ज़ाया ना करें, पहले सीखें। इवन मैं समझता हूँ कि रेस्टोरेंट जो है लोग समझते हैं बहुत आसान है, ये बहुत मुश्किल काम है, और इसमें आप किसी के साथ लग के पहले सीख लें और उसके बाद फिर अपने पैसे आप लगाएं। बहुत खूब काजिम ने ये बात बहुत ही खूबसूरत बात की है कि जो सीखना जो है वो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। इल्म जैसे हासिल करने से ही आप आलिम बन सकते हैं, उसके बगैर नहीं बन सकते। ये काम जो आप करेंगे आप सीखेंगे, यकीनन आप किसी को अपना मेंटोर बनाइए, उसके साथ काम कीजिए, सीखिए और फिर कीजिए। यानी कि एवेन्यूज़ खुली हैं और बहुत सारे आपके सामने एक सक्सेस स्टोरी आज मैंने आपको दिखाई जो काजिम हसन की शक्ल में है। वो कितने काम कर रहे हैं, इनमें से आप सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। आपके लिए भी तो पूरी वर्ल्ड एंड द फील्ड इज़ ओपन फॉर यू। इसके साथ ही हम काजिम हसन साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी मसरूफ़ टाइम में से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला, मेरे कहने के ऊपर स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। काजिम थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए और हमसे इतनी अच्छी गुफ्तगू की। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अगले टैलेंट के साथ इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।